वेलकम। बीएससी के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से पूर्व जो मैकेनिक्स थी उससे हम क्लासिकल मैकेनिक्स या चीर सम्मत यांत्रिकी या प्रचलित यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। इस यांत्रिकी में हम स्थूल कणों या पिंडों की गति का अध्ययन करते थे, जिसके लिए हम न्यूटन के गति के नियम, समीकरण या हैमिल्टोनियन एवं लाग्रांज निरूपण आदि काम में लेते थे। और वर्तमान में भी हम अगर स्थूल पिंडों की बात करें तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स का ही उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे एक टाइम पीरियड में डिवाइड करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि 1900 तक की ज्ञात भौतिकी के समस्त नियमों को हम क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रख सकते हैं, और इसके बाद में जो रिसर्च हुई स्पेशली मैकेनिक्स से रिलेटेड, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत रख सकते हैं। 1900 के बाद में या 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई या कुछ ऐसी घटनाएं खोजी गई जिन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जैसे कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो कि आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, कॉम्पटन प्रभाव, या परमाणु के अंदर जैसे जैसे उसके मूल कणों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि की गति को क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझाया जा सका। इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नई थ्योरी की आवश्यकता हुई। वैसे हम बात करें कि इसकी स्टार्टिंग, तो कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए 14 दिसंबर 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक नया रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और प्लैंक ने अपने इस पेपर में जो एक ऊर्जा का जो सतत आदान प्रदान का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को न मानते हुए सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा को सतत न मानकर असतत रूप से ऊर्जा के मानों को माना, यानी कि ऊर्जा के जो मान हैं वो सतत न होकर क्या हैं, असतत हैं। और ऊर्जा का यह एक छोटा मान क्वांटा कहलाता है, और इसे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहा गया। कृष्णिका विकिरण को समझाने के लिए जो विकिरण थे वो विकिरण किसी ठोस के परमाणुओं के दोलनों के कारण प्राप्त होती है, और उन दोलकों की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को सतत न मानते हुए उसके असतत मान लिए, और वही ऊर्जा के असतत मान ऊर्जा के क्वांटाइजेशन कहलाए। और यही जो प्लैंक का कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट ही क्या माना जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी का जनक कहलाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो थ्योरी है जिसे क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझाया जा सका, जिसके लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की आवश्यकता हुई, नई थ्योरी की आवश्यकता हुई, वह है कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी। चलिए, एक कृष्णिका क्या होती है हम इसकी बात करते हैं। कृष्णिका एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं पर आपतित सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या कर ले, अवशोषण कर ले। यानी एक ऐसी वस्तु है जिस पर कोई भी
आवर्ती का रेडिएशन आया, उस आवर्ती के रेडिएशन को ये अब्जॉर्ब कर ले। इट्स मीन इसका जो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 होगा। या जो हम बात करें कि अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी की, तो वो एफिशिएंसी इसकी होगी 100%। और कृष्ण का एक अच्छा अवशोषक है, तो किरचॉफ ने बताया कि जो अच्छे अवशोषक है वो अच्छे क्या है, उत्सर्जक है। इसका मतलब एक कृष्ण का एक आदर्श क्या होगी, उत्सर्जक भी है। कृष्ण का विकिरण स्पेक्ट्रम को सबसे पहले लूमर और प्रिंगशाइम ने स्टडी किया। उन्होंने देखे माइनस के 188 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक तापप्रास में कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों के ऊर्जा वितरण का प्रायोगिक अध्ययन किया। यानी कि कृष्णिका के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा और कर लें कि एक सामान्य कृष्णिका क्या होती है। एक सामान्य कृष्णिका धातु से बना एक खोखला पिंड होता है, गोलाकार, जिसमें एक सूक्ष्म, जिसका जो हम कहें जो हेड है या जो माउथ है वो एकदम सूक्ष्म रखा जाता है कि जिससे आने वाला कोई भी विकिरण है वो इस कृष्णिका के अंदर ही क्या हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। और कृष्णिका के अंदर के जो भाग होता है इसे हम प्लेटिनम काजल जैसे एक अच्छे अवशोषक से कवर कर देते हैं। और कृष्णिका के जस्ट इसके सामने का जो भाग है वह एक शार्प एज होता है, यानी विकिरण जो भी आए यहाँ से वो टकराकर इसी कृष्णिका के अंदर वह फाइनली क्या हो, रह जाए, इससे बाहर न निकल पाए और अंदर की दीवारों के द्वारा वह अवशोषित कर लिया जाए। अब देखिए, जब हम इस कृष्णिका को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। मान लीजिए जब ये गर्म होगी, तो जब ये गर्म होगी तो इसके परमाणु हैं वो क्या करेंगे, दोलन करेंगे। और जो परमाणु दोलन करेंगे वो परमाणु अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। और उस एनर्जी को ये इमिट करेंगे किसके रूप में, विकिरणों के रूप में। और उन विकिरणों की हम आवर्ती के रूप में या तरंग दैर्ध्य के रूप में हम उन विकिरणों की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और विकिरणों के रूप में उनका विकिरणों का आवर्ती के अनुसार फैल जाना या स्प्लिट हो जाना कृष्णिका विकिरणों का क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे वाइट कलर की लाइट का प्रिज्म से गुजरने पर क्या हो जाना, 7 रंगों में टूट जाना, क्योंकि सभी रंगों की आवर्ती क्या होती है, अलग अलग होती है। देखिए, हम आवर्ती और तरंग दैर्ध्य दोनों के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो सभी विकिरणों की आवर्ती अलग अलग है, तो वह विकिरण जो होंगे उनका जो फैलना है, यानी उनका हम ये कहें कि जो एंगल है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे प्रिज्म वाले एग्जांपल में, उसी प्रकार उन विकिरणों अपने आवर्ती के रूप में फैल जाएंगे। और किस आवर्ती के विकिरण कितने अधिक उत्सर्जित होंगे वह हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उन विकिरणों की तीव्रताओं को मेज़र करके। यानी वहाँ पर हम कुछ एक ऐसी राशि का चयन करेंगे कि वह राशि उन विकिरणों की ऊर्जा की तीव्रता या ऊर्जा या तीव्रता को निरूपित करे। तो हम सामान्यतः इसके लिए क्या करते हैं, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक आवर्ती की जो कितने विकिरण उत्सर्जित हुए हैं उन विकिरणों की ऊर्जा की जो कुल मात्रा है वह स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई म्यू कहलाती है। तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई म्यू इज इकाई सेकंड, इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल से, कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल से, और इकाई आवर्ती के जो कितने विकिरण उत्सर्जित हुए हैं उनकी मात्रा कहलाती है। ये कि यही ई म्यू को हम क्या कर सकते हैं, आवर्ती की जगह अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसको ई लेमडा से,
मीन्स यहाँ इकाई आवर्ती की जगह क्या काम में लेंगे शब्द, इकाई तरंग दैर्ध्य, तो वह उस कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है, उनके मध्य एक सामान्य संबंध है, दैट इज इक्वल टू ई म्यू इज इक्वल टू C/4 यू म्यू। तो अगर हमें यहाँ यू म्यू स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है तो दैट मीन्स 4 ई म्यू बाई सी, हम उसको बता सकते हैं। अब देखिए, जब स्पेक्ट्रमी ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य लैम्डा के मध्य अध्ययन किया गया, यानी कि ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में जब अलग अलग तापों पर, यानी एक कृष्णिका का ताप, जैसे मान लीजिए हमने कृष्णिका का ताप रख दिया 6000 केल्विन, और उस 6000 केल्विन पर जब हमने उत्सर्जित विकिरणों को इकाई समय, इकाई क्षेत्रफल और इकाई तरंग दैर्ध्य के लिए जब उनकी वैल्यू को प्रत्येक लैम्डा के लिए इस मान को देखा गया, तो यह जो ग्राफ हैं ये हमें इस प्रकार प्राप्त हुए, जो आप देख पा रहे हो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं कि ई लैम्डा का मान क्या हो रहा है, पूर्व के मानों से, उसी तरंग दैर्ध्य के लिए पूर्व के मानों से क्या हो रहे हैं, ई लैम्डा के मान क्या हो रहे हैं, उस बिंदु पर बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, इस वक्र से हमें क्या क्या चीज़ें क्लियर होती है, हम उसकी बात करेंगे कि वक्र केवल ताप T पर निर्भर करता है, कृष्णिका की ज्यामिति पर नहीं। यानी कि आप एक दूसरी कृष्णिका लें, यानी इससे बड़ी कृष्णिका ले लें जिसका ज्यामिति क्षेत्रफल अधिक होगा, तो भी हम देखेंगे कि जो वक्र है वो हमें बिल्कुल वही प्राप्त होगा। हाँ, ताप अगर हम अलग लेंगे तो वक्र क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, यह जो ऊर्जा वितरण वक्र होता है, यह एक क्या होता है, सतत वक्र होता है। इट्स मीन यहाँ पर एक ताप पर कम तरंग दैर्ध्य से लेकर अधिक तरंग दैर्ध्य के सभी प्रकार के विकिरण क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि से क्या होता है, ई लैम्डा का मान प्रारंभ में क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद में एक शिखर मान के पहुंचने पर फिर अगर हम तरंग दैर्ध्य के साथ देखें तो तरंग दैर्ध्य के मान बढ़ने पर ई लैम्डा के मान में क्या होती है, कमी होती है, या लैम्डा के उच्च मानों पर ई लैम्डा टेंड्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ताप में वृद्धि से ई लैम्डा एम, यहाँ देखिए ई लैम्डा जो है वो हो गई स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, और ई लैम्डा एम जो है दैट इज वो है कि किसी एक निश्चित ताप पर, देखिए 7000 केल्विन पर जो ई लैम्डा का जो मैक्सिमम मान है दैट इज ई लैम्डा। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ताप वृद्धि हो रही है, जैसे ये 7000 के लिए है और ये ई लैम्डा एम कितने के लिए, 6000 के लिए। तो इस प्रकार जैसे जैसे ताप वृद्धि हो रही है, ई लैम्डा का जो मैक्सिमम मान है ये भी क्या हो रहा है, ताप में वृद्धि होने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट, वीन का विस्थापन नियम, यहाँ से हम वीन के विस्थापन नियम को समझेंगे। वीन का जो विस्थापन नियम है यह कृष्णिका विकिरण जो स्पेक्ट्रम है उसमें प्रदर्शित होता है। देखिए, इसे हम पहले ज्यामितीय रूप से यहाँ समझते हैं कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि हो रही है, ये इससे यहाँ से यहाँ से यहाँ, इस प्रकार वक्र की जो ऊंचाई है उसमें क्या हो रही है, वक्र हुई। तो जैसे जैसे ताप में वृद्धि हो रही है वैसे हम देख रहे हैं कि ई लैम्डा एम के लिए जो लैम्डा एम है इसके मान में क्या हो रही है, कमी। ठीक है, यानी कि अधिक ताप के लिए
लेमडा एम का मान क्या होगा, कम प्राप्त होगा। अरे यहाँ ई लेमडा एम के लिए लेमडा एम का मान 7000 केल्विन पर ये है और 6000 केल्विन पर लेमडा एम का मान ये है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ताप में वृद्धि से लेमडा के मान हैं वो क्या हो रहे हैं, कम मानों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि लेमडा एम और टी एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इट्स मीन लेमडा एम एंड टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट, और यह कांस्टेंट वीन नियतांक कहलाता है जिसकी मान ये है। यह वीन का विस्थापन नियम भी कहलाता है। यानी ताप वृद्धि से किसी कृष्णिका के द्वारा अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के लिए जो तरंग दैर्ध्य है लेमडा एम, उसके मानों में क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट, एक लेमडा एम के संगत अधिकतम उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, उसके ताप T की घात 5 के समानुपाती होती है। नेक्स्ट, स्टीफन और बोल्ट्जमान का नियम। देखिए, स्टीफन और बोल्ट्जमान के नियमानुसार किसी ताप T पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, देखिए स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है जो ई लेमडा है, वो डिफाइन होती है किसके लिए, इकाई तरंग दैर्ध्य के लिए। तो अगर हम ई लेमडा को इंटीग्रेट कर दें कहाँ, 0 से लेकर इनफाइनाइट, क्योंकि विकिरण जो है वो एक कम तरंग दैर्ध्य से उच्च तरंग दैर्ध्य के सभी प्रासों के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो ई लेमडा है दैट इज डिफाइंड फॉर यूनिट वेवलेंथ। तो अब अगर इसको हम लेमडा प्रास से क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो कुल उत्सर्जन क्षमता प्राप्त हो जाएगी इकाई समय और इकाई क्षेत्रफल से। तो दैट इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। तो कुल उत्सर्जन क्षमता है वो टी की घात 4 के समानुपाती होती है। और यहाँ समानुपाती जो नियतांक है सिग्मा, वो क्या कहलाता है, स्टीफन नियतांक कहलाता है, जिसका मान 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। इस प्रकार हम कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम से प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो परिणाम है, इन परिणामों को देखते हैं। अगर ये परिणाम क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी से समझाए जा सकते तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम थ्योरी की आवश्यकता नहीं होती। आप इसको आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को क्लासिकल थ्योरी के जो सिद्धांत थे, जिन्हें समझाने के लिए वीन ने और रेले जीन्स ने जो प्रयास किए वह क्या रहे, असफल रहे। इसीलिए प्लांक की नई थ्योरी की आवश्यकता हुई। तो ये कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम है। अगली कक्षाओं में हम कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी है उनका अध्ययन करेंगे।